नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आरआरबी एलपी सीबीटी 2 में हम सभी को बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की चीज़ें ख़त्म करनी है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने इसका 80% सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। अब बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें बची हुई है, कैसे चीज़ें आगे चलेगी, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन डेट अनाउंस कर दिया गया है 19 मार्च, है ना। तो अभी से अगर आप काउंट करेंगे तो आपके पास 30 दिन का समय बचा हुआ है। ना तो आपको लिखने का समय है, ना बहुत ज़्यादा रिवीजन करने का आपके पास समय है। चीज़ों को समझिए। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ बचा हुआ उसकी मैं बातें कर रहा हूँ, बाकी जो कंप्लीट है उसकी बातें करने का कोई मतलब बनता नहीं है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में अभी आपको मैं 2 क्लास मैक्सिमम मिनिमम है, ठीक है ना, और मैक्सिमम 3 क्लास आएगा जिसमें आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी खत्म। उसके बाद मैग्नेटिज्म का 3 क्लास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 क्लास में खत्म कर दूंगा। यानी 5 से 6 दिन का कोर्स है आपका इलेक्ट्रिसिटी का। प्रोजेक्शन एंड व्यू में आपका 2 से 3 क्लास, यानी कि 3 क्लास मैक्सिमम हार्डली रखिए। इन्वायरमेंट कंप्लीट है लेकिन मैं 2 क्लास इसमें और लूंगा, ठीक है, वो मैं आराम से ले लूंगा नोट्स, क्योंकि देखिए नोट्स में तो आपको कुछ लिखना नहीं है भाई। जैसे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे नोट देख रहे हैं, द गैल्वेनोमीटर के बारे जो पढ़ना तो वो हर एक पॉइंट यहाँ पे प्यार मोहब्बत से लिख दिया गया है और इसको समझाया गया। आपने देखा है, एक एक घंटे का हमने लेक्चर लिए हैं भाई। इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी इसी प्रकार से सारा चीज को, अगर आप जो भी सब्जेक्ट को आप देखे होंगे, मास वेट डेंसिटी हो, चाहिए आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर देख रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे हीटर के बारे, तो हीटर से जितने क्वेश्चन बनेंगे भाई, तो इसको आपको मैंने समझाया। तो खैर ये हो गया पॉइंट। अब इसके बाद जो हम लोगों का बचेगा केवल लीवर और मशीन, उस पर बाद हम लोग लीवर और मशीन में काम करेंगे और ज्योमेट्रिकल फिगर में। बाकी इंजीनियरिंग ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट है ही। प्रोजेक्शन एंड व्यू में 2 से 3 क्लास है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट लाइंस कंप्लीट है, लीवर एंड मशीन इधर चलेगा और उधर ज्योमेट्रिकल फिगर साथ में चलेगा। तो अभी मेनली फोकस है मेरा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर देना, और मास वेट खत्म है, डेंसिटी। तो डेंसिटी और इलेक्ट्रिसिटी जैसे खत्म होगा, प्रोजेक्शन एंड व्यू और लीवर मशीन साथ में चलेगा। और ये इन्वायरमेंट का 2 लेक्चर में किसी भी दिन शूट करके वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। नोट्स तो आपको ऐसे ही मिल ही रहा है। और तो जो लोग चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, एकदम सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है, तो फोकस स्टडी विथ अभी एप्लीकेशन लॉन्च करिए। जब भी कोर्स को परचेस करेंगे आप इस नंबर पे हमें जरूर से जरूर मैसेज करिएगा आफ्टर परचेज, क्योंकि आपको पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जहां ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड लाइंस की कंप्लीट लेक्चर सेंड कर दी गई है जितने भी स्टूडेंट वहां पे जुड़े हुए हैं। तो ये भाई चलिए, आज का टारगेट देखा जाए, जितना भी चीजें हम लोग खत्म कर पाएंगे आज, लेकिन समझ करके पढ़ेंगे। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये क्लास मैं यूट्यूब पे भी छोड़ रहा हूं। सबसे पहले एमीटर पढ़ेंगे, देन वोल्ट मीटर का कंसेप्ट समझेंगे, गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट समझेंगे, इन्वर्टर छोटा सा है, और देन हम लोगों का कूलाम्स लॉ। देखा जाए कि ये 5 टॉपिक्स आज खत्म होता है या नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि गैल्वेनोमीटर, इसका हम लोग कन्वर्जन देखेंगे वोल्ट मीटर और एमीटर में, इसलिए ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एमीटर आपको पता होना चाहिए, वोल्ट मीटर पता होना चाहिए, तभी तो आप इसका कन्वर्जन कर पाएंगे। कूलाम्स लॉ में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। तो चलिए बिना देर के हुए जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है हमारे साथ जुड़ जाइए और बने रहिए। यूट्यूब पे भी जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, यूट्यूब में भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन मैं अभी लाने वाला हूँ बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के। और जो एक बार सिस्टमेटिक वे में पढ़ना चाहते हैं, कम समय में अगर आपको आउटपुट मैक्सिमम चाहिए, तो जो तरीका देखिए 3D में पढ़ लेना, ठीक है, पीपीटी तैयार कर लेना, वो डिजिटली देखने में अच्छा है, लेकिन अंतिम आपको हाथ, है ना, इस स्याही से कलर करनी पड़ेगी। और आप नहीं कर सकते हैं तो ये हमने किया है, ये आप इसका प्रिंट आउट निकालिए। और ये मैंने खुद नोट तैयार किया, मैंने खुद 2019 में पेपर को क्वालिफाइड किया। बाकी खैर इन सब चीजों को हटाते हुए आज का हम लोग टारगेट आते हैं, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एमीटर से, है ना। और जितने स्टूडेंट्स हैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे मैंने लिफ्ट का पूरा नोट सेंड कर दिया, अगर नहीं आप डाउनलोड किए तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा नोट्स को। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एमीटर को और वोल्ट मीटर, दोनों एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और हर एक एक चीज को समझिएगा। पहले तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं इसके फैक्ट को, जो फैक्ट आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसके हर एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा। देखिए इधर मैं लिख रहा हूं एमीटर, हिंदी इंग्लिश में दोनों में आपका कंटेंट है भाई। अब बोलिएगा कि ये एमीटर को हिंदी में भी लिखिए, यानी कि इस प्रकार से एमीटर भी लिख दीजिए, तो ये कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है ना। वोल्ट मीटर तो इंग्लिश से हिंदी इसको हम लोग वोल्ट मीटर ही कहते हैं, तो वोल्ट मीटर ऐसे ही नोट्स में लिखे आपको मिलेगा, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको ये पढ़ना है एमीटर के बारे। आप हमें ये बताइए एमीटर क्या है और वोल्ट मीटर क्या है। ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, यानी क्या है, ये आपका एक क्या है, उपकरण है। तो मैं जहां जरूरत है वहां मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिखता हूं। ये क्या है, आपका एक उपकरण है।
ये कैसा उपकरण है? तो ये आपका एक ऐसा उपकरण है जो एमीटर है, वो आपका धारा को क्या करती है? मापती है। धारा बोले तो आपकी करंट का क्या करती है? मेजरमेंट करती है। वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर भी आपका एक इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट है? तो ये आपका वोल्टेज, ठीक है, या आप इसको बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करते हैं। हिंदी में आप क्या कहेंगे? विभव, या फिर आप कहेंगे विभवांतर। ठीक है, ये सारा पॉइंट लिखा हुआ है। देखिए, परेशान मत होइएगा लिखने के लिए पीछे में, क्योंकि यहाँ देखिए सारा चीज लिखा हुआ है। जैसे कि एमीटर की बात की जाए तो देखिए यहाँ जब आप देखेंगे एमीटर को, तो इसका काम क्या है एमीटर का? तो यहाँ लिख दिया गया टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि धारा मापने के लिए। सीरीज में हम इसको जोड़ते हैं, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू लो होती है, और आइडियल एमीटर की वैल्यू रेजिस्टेंस क्या होती है? 0 होती है। सेम वोल्ट मीटर की बात की जाए तो इसका मेजरमेंट किस लिए किया जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करने के लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू हाई होती है, और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो देखिए ये रटना नहीं है, ये पॉइंट आपको समझना होगा कि इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है क्यों हाई होती है, इसे हम क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। ये 2 पॉइंट आपको बहुत है इंपॉर्टेंट समझना। तो चलिए हम लोग समझते भी हैं एक एक करके। तो इसलिए नोट्स मैंने दिखा दिया आपको, ताकि आप टेंशन फ्री होकर के पढ़ेंगे कि नोट्स लिखने के पीछे ना परेशान हो, समझते हुए चलेंगे। तो पहला तो आपको ये समझ में आ गया कि एमीटर का काम क्या है भैया? इस इंस्ट्रूमेंट का काम है धारा को मापना, यानी कि करंट को मापना। और वोल्ट मीटर का काम क्या है? वोल्ट मीटर का काम है वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, विभव या विभवांतर का मेजरमेंट करना। चलिए अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा आपको पूछा जाता है रेजिस्टेंस वैल्यू से, या फिर इसको जो हम सर्किट में लगाएंगे कौन से क्रम में, सीरीज में या पैरेलल में। तो जो आपका एमीटर है, हमें ये बताइए ये किसका मेजरमेंट कर रहा है? धारा यानी कि करंट की। तो आप ये बस सोचना, याद कुछ नहीं करना, बस सोचते चलिए करंट कांस्टेंट कहाँ होती है, सीरीज में या पैरेलल में? तो आप कहेंगे सर सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसीलिए जो एमीटर को हम लोग जोड़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन को हिंदी में हम क्या लिखेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग हिंदी में लिखेंगे श्रेणी क्रम में, ठीक है। किसमें जोड़ेंगे हम लोग एमीटर को? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। क्लियर है? दूसरा पॉइंट वोल्ट मीटर में क्या लिखेंगे? वोल्ट मीटर किसका मेजरमेंट कर रहा है? वोल्टेज का। तो हमें ये बताइए सीरीज में या पैरेलल में किसमें वोल्टेज कांस्टेंट होता है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसीलिए जो वोल्ट मीटर है उसको हम किसमें जोड़ते हैं? पैरेलल, ठीक है ना। किसमें जोड़ते हैं? समानांतर क्रम में। क्लियर हो गया? किसमें जोड़ेंगे हम लोग? समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। देखिए सेकंड पॉइंट हमने क्या बताया, जो आपका एमीटर इंस्ट्रूमेंट है किसका मेजरमेंट करता है? धारा का। धारा कांस्टेंट किसमें होती है? सीरीज में, श्रेणी क्रम में, इसलिए हम एमीटर को जोड़ेंगे सीरीज में। ये क्लियर हो गया? क्यों जोड़ेंगे ये भी क्लियर है आपको। नेक्स्ट है पैरेलल, यानी कि जो वोल्ट मीटर है ये काम क्या है? वोल्टेज को मापने का। वोल्टेज कांस्टेंट किसमें होती है? पैरेलल में, इसलिए समानांतर क्रम में आपका वोल्टेज को जोड़ा जाता है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तीसरा काम क्या है एमीटर का? तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जो एमीटर की जो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, यानी कि जो प्रतिरोध वैल्यू होती है, ये आपसे पूछा जाता है। RESISTANC रेजिस्टेंस वैल्यू, यानी कि जो प्रतिरोध होती है वो क्या होती है? लो होती है या हाई होती है? तो रेजिस्टेंस वैल्यू जो होती है वो लो होती है, यानी कि निम्न होती है। और थर्ड यही, अगर वोल्ट मीटर में अगर आपसे पूछा जाए कि वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो आपकी प्रतिरोध वैल्यू क्या होती है? हाई होती है। ये क्या होती है? उच्च होती है। अब आपको ये समझना है कि ये उच्च क्यों होती है और ये लो क्यों होती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लो होती है यानी कि निम्न होती है, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होती है? उच्च होती है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट और है, उसको भी आप याद कर लीजिएगा। याद नहीं करना भाई, लेकिन यहां मैं लिख दे रहा हूं, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस वैल्यू, या आइडियल एमीटर किसको कहते हैं वो आपसे पूछता है, ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछेगा आइडियल एमीटर के बारे में, आइडियल वोल्ट मीटर के बारे में, ठीक है ना। आइडियल वोल्ट मीटर के, तो आइडियल वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? तो आइडियल एमीटर हम उसे कहते हैं जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, ठीक है। और आइडियल वोल्ट मीटर हम किसे कहते हैं? जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए। अब इसको समझिएगा थोड़ा सा। जैसे यहाँ एक वर्ड है यूज किया गया आइडियल, एमीटर से पहले लगा दिया गया आइडियल, तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू 0 हो गया। लेकिन केवल आपसे पूछेगा एमीटर का रेजिस्टेंस वैल्यू, तो आप कहेंगे निम्न। उसी प्रकार आइडियल अगर लग जाएगा वोल्ट मीटर के आगे तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन केवल वोल्ट मीटर पूछेगा रेजिस्टेंस वैल्यू बताइए, तो वो क्या है? उच्च। अब इसको समझिए, जैसे कि कोई एक लड़का है, ठीक है ना। अब इसके कैरेक्टर को मैं बता रहा हूं, ये है आपका गुड, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं ये है आपका आइडियल। गुड मतलब है ये अच्छा है, आइडियल मतलब अब इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। यानी कि एक तो मैं लिख रहा हूं 10 ओम और एक मैं लिख रहा हूं 2 ओम,
तो ये आप क्या बोलेंगे, ये क्या है, हाई रेजिस्टेंस वैल्यू है, और ये क्या लिखेंगे, लो रेजिस्टेंस वैल्यू, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है ये लो यहाँ पे आप देख रहे हैं, लेकिन लो ये भी हो सकता है 10 ओम यहाँ पे है तो यहाँ 1 ओम भी, ये अब यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो इस केस में 1 ओम आपका लो हो गया ना, और ये आपका क्या, हाई है। लेकिन यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया जाए 5 ओम, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 2 ओम, या यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3 ओम, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 3 ओम। तो अब यहाँ देखिएगा तो ये क्या हो गया, लो हो गया, और ये क्या हो गया आपका, हाई हो गया। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि हाई इस केस में 10 ओम है, लो यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे हाई देख रहे हैं 5 ओम है, लो यहाँ है 3 ओम, यहाँ पे हाई देख रहे हैं 10 ओम, यहाँ पे लो देख रहे हैं 1 ओम। यानी यह कंपैरिजन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। लेकिन जब हम बात कर लेंगे आइडियल केस की बात, ठीक है ना, देखिए आइडियल पहले तो एग्जिस्ट करता ही नहीं ब्रह्मांड में, है ना, यूनिवर्स में। मतलब आपके अंदर पूरी अच्छाई तो हो ही नहीं सकती भाई, कुछ ना कुछ तो कमियां होगी, कुछ ना कुछ तो खराबियां होगी। उसी प्रकार जब हम बोलेंगे आइडियल एमीटर, तो आइडियल एमीटर कहने का मतलब क्या है कि इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होता है, लो होता है। तो लो में कितना लो जा सकते हैं, लास्ट हम लोग 0 जा सकते हैं, है ना। तो यानी इससे तो नीचे जा नहीं पाएंगे रेजिस्टेंस। तो आइडियल एमीटर का जब वैल्यू होगा वो क्या होता है, रेजिस्टेंस वैल्यू 0 हो जाता है। लेकिन यही आपसे पूछ लिया जाए आइडियल वोल्ट मीटर, है ना, तो आइडियल वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि वोल्ट मीटर का वैल्यू क्या होता है, रेजिस्टेंस का हाई होता है। तो ऊपर कितने ऊपर जा सकते हैं, लास्ट इन्फिनिटी तक, अनंत ही है। इसलिए आइडियल वोल्ट मीटर अगर पूछा जाएगा तो इसका मतलब ये है कि उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू इन्फिनिटी है, और आइडियल एमीटर पूछा जाए तो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, वो 0 है। क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइएगा। हमने आपको ये बताया कि आपकी जो ये एमीटर है, ठीक है, ये जो आपका एमीटर आप जो देख रहे हैं, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होती है, लो होती है। लेकिन जब आइडियल आगे लग जाएगा तो कितना लो होगा, लास्ट 0। क्लियर है। अब बात कर ले वोल्ट मीटर में, तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। और जब हम इसके आगे आइडियल लगा देंगे तो कितना हाई हो सकता है, अंतिम इन्फिनिटी। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहला तो अब ये समझ में आ गया कि सीरीज में हम इसको क्यों जोड़ते हैं एमीटर को, क्योंकि करंट का मेजरमेंट करता है। करंट कांस्टेंट किस में होता है भाई, एक बात बताइए, एमीटर जो है किसका मेजरमेंट करता है, करंट का मेजरमेंट करता है। तो करंट को मापना है तो कब मापेंगे, जब करंट कांस्टेंट होगा। तो करंट कांस्टेंट कहाँ होता है, सीरीज में होता है। इसलिए हम एमीटर को कहाँ जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर का काम है वोल्टेज का मेजरमेंट करना। तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट किस में होता है, सीरीज या पैरेलल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसलिए हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। आइडियल एमीटर का वैल्यू R इक्वल्स टू 0 और आइडियल वोल्ट मीटर का वैल्यू R इक्वल्स टू इन्फिनिटी। क्यों, ये आपका क्लियर हो गया। अब ये समझेंगे कि जो एमीटर की वैल्यू जो वो लो क्यों होती है, और हम लोग वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस वैल्यू हाई क्यों लेते हैं। चलिए इसको अब हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एक सर्किट बनाएंगे। इस सर्किट में भी आप देखिएगा हर एक चीज को, एमीटर को भी और वोल्ट मीटर को। इससे पहले आप एक चीज और समझिएगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैं आपका एक बल्ब लगा दिया हूँ इस प्रकार से, और एक हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया, और ये आपका एक स्विच कनेक्ट कर दिया गया इस प्रकार से। तो आपको पता है ये आपका पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, ये 10 वोल्ट का बैटरी आपने लगाया है। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, सेम करंट यहाँ से भी फ्लो कर रहा होगा, सेम करंट यहाँ से भी फ्लो कर रहा होगा। अब ये करंट यहाँ से कैसे फ्लो कर रहा है, तो इसको धक्का देने का काम कौन करता है, ये वोल्टेज है। क्योंकि इस वायर का भी तो अपना कोई ना कोई एक रेजिस्टेंस है, यानी कि वैल्यू बहुत कम ही होगी, लेकिन रुकावटें पैदा करेगी। तो उस रुकावट को तोड़ करके उसको दूर भेजने का काम कौन करेगा, इस करंट को, ये बैटरी यानी कि वोल्टेज। ये आपका क्लियर है ना, क्लासेस पूरा आपने देखा होगा। तो अब यहाँ पे बल्ब की जब ये करंट यहाँ पहुंचेगी तो इसका अपना एक रेजिस्टेंस वैल्यू होगा, कुछ भी 10 ओम में मान के चल रहा हूँ। 10 ओम कहने का मतलब है कि 10 लोग यहाँ पे इसको क्या है, रोकने के लिए खड़े हैं। तो ये करंट कैसे से पास होगा, तो इसको धक्का देने का काम कौन करता है, ये 10 वोल्ट का बैटरी। तो अब इसको यहाँ से जितना रेजिस्टेंस वैल्यू होगा, 10 ओम है तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज गिरेगा। यानी कि ये 10 वोल्ट जो है इसको धक्का दे रहा होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज का गिरावट होगा कि नहीं होगा, सिंपल सी बात है, होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे रुकावटें कितना है, रेजिस्टेंस वैल्यू कितना कम है तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। जैसे कि एक सर्किट यहाँ मैं बना दूं, एक बल्ब यहाँ है और यहाँ पे एक मैंने फैन कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ आया है, यहाँ पे मैंने 10 वोल्ट का एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो अब यहाँ से जब करंट निकलेगी तो इसको भी करंट चाहिए, आई करंट सीरीज में, तो यहाँ पे भी आई करंट फ्लो करेगा। भाई एक बात बताइए, इस करंट को, इसका भी अपना एक रेजिस्टेंस वैल्यू होगा
और इसका भी अपना क्या होगा, एक रेजिस्टेंस वैल्यू होगा। तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू 4 ओम है और इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू 2 ओम है। तो सिंपल सी बात है, ये बल्ब है, इसमें रुकावट 2 ओम है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये कम होगा। मान के चलते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है ये हुआ आपका 2 वोल्ट, और यहाँ पे 4 लोग रोकने हैं तो यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप है, तो यहाँ पे कितना गिर जाएगा, 2 वोल्ट इधर हो गया, तो 10 में से 2 माइनस करेगा तो कितना हो गया, 8 वोल्ट। समझ में आया? ये 8 वोल्ट क्या किया, इससे करंट पास करने में, यानी इस करंट को धक्का दे करके यहाँ से पास कराया, तब आपका फैन चला और ये आपका बल्ब जला। ये 2 वोल्ट इसको धक्का देने में लगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू, यानी कि रुकावटें कितनी है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ठीक है भाई, अब आइए सर्किट बनाते हैं और एमीटर और वोल्ट मीटर को दिखाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक बल्ब कनेक्ट कर ले रहे हैं इस प्रकार से, और यहाँ से हमने एक बैटरी कनेक्ट कर लिया है, समझिएगा, एक हमने स्विच कनेक्ट कर लिया है। चलिए अब एक बात बतलाइए, यहां से करंट का मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं। अब ये सर्किट पूरा नहीं कर रहा हूं क्योंकि एमीटर और वोल्ट मीटर हमें कनेक्ट करना है। चलिए यहां तक मैं कर ही दे रहा हूं इस तरह से। चलिए अब एक बात बताइए, यहां से क्या है आपका, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, करंट इस प्रकार से इधर निकलेगी कि नहीं, यही करंट का मेजरमेंट करना होगा। यानी ये करंट इससे जब पास करेगी, है ना, इससे जब करंट आई पास करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि भी वोल्टेज गिरेगा। यहाँ पे मान आपने भी वोल्ट का एक बैटरी कनेक्ट किया तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। जितना यहाँ पे एक ही इक्विपमेंट है ना, एक ही बल्ब है, तो जितना वोल्ट का बैटरी आपने लगाया होगा वो पूरा का पूरा क्या होंगे, धक्का देने वाले लोग आ जाएंगे इस आई करंट को पास कराने के लिए, तब जाके ये बल्ब क्या होगा, आपका जलेगा। क्लियर है? तो अब बताइए यहाँ पे क्या हो गया, एक आपका ये वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मेजरमेंट करना है, और ये कितना करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट से, इसका मेजरमेंट करना है। तो इस आई करंट का मेजरमेंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एमीटर का, और इस वोल्ट मीटर का मेजरमेंट करने के लिए हम क्या, सॉरी, वोल्टेज का मेजरमेंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वोल्ट मीटर का। क्लियर है? तो आपको पता है एमीटर को हम क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने कर दिया है एमीटर, ठीक है, ए फॉर एमीटर, और पैरेलल में हम लोग क्या जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को। तो ये हो गया आपका वोल्ट मीटर। ठीक है, देखिए पैरेलल में हुआ कि नहीं हुआ, इसको भी आप समझिए। यहां से ये आपका आई करंट निकला, यहां से 2 रास्ता है, इधर चला गया आपका I1 करंट और इधर चला गया I2 करंट। तो देखिए बल्ब के साथ, अगर इसको आप बल्ब देख रहे हैं तो बल्ब के साथ ये क्या है, आपका जो वोल्ट मीटर है ना, ये वोल्ट मीटर क्या पैरेलल है ना। क्यों पैरेलल में है, तो देखिए वोल्ट मीटर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 करंट फ्लो कर रहा है, और ये बल्ब से जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 करंट फ्लो कर रहा है। अब इधर से आपका I1 करंट आएगा और ये आपका I2 करंट आएगा, यहां से मिलकर यहां से जो करंट फ्लो कर रहा होगा ये आई करंट। तो देखिए आई करंट कांस्टेंट है एम्पियर में, एमीटर में, और यहां से जो आई करंट निकला है तो करंट कांस्टेंट है सीरीज में, इसलिए ये है आपका, ये क्या है आपका, सीरीज में है एमीटर। यहां तक चीजें क्लियर है ना भाई? चलिए अब यहां पे बात करेंगे कि इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है एमीटर की, ये क्या होती है, रेजिस्टेंस वैल्यू लो होती है ना, क्या होती है, लो होती है। और इस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस वैल्यू होता है, इस वोल्ट का रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होता है, हाई होता है। क्यों, अब इसको आप समझिएगा। अब हमने क्या किया, जो एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया है, ये आपका एमीटर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और ये आपका वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट है जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू हाई है। अब हाई है तो सिंपल सी बात है, मान के चलते हैं, अब यहां से मैं करंट का एक वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है, यहां से मान के चलते हैं I = 20 एम्पियर करंट निकला, ठीक है, क्या निकला, 20 एम्पियर करंट निकला। तो अब यहां से इसको क्या, 2 रास्ता मिला, एक तो रास्ता इधर जाने का है और एक रास्ता इधर जाने का। जब दोनों रास्ते में निकलेगा तो यहां पे देख रहा है रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, काफी हाई है, काफी रुकावटें हैं। तो भाई आपको जिधर रुकावटें आप उधर जाएंगे, या आपको रुकावटें कम है आप उधर जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, इस रास्ता को पकड़ना चाहेंगे, यानी कि मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, इस रास्ता को पकड़ना पसंद करेंगे। यानी इधर से आपका करंट क्या फ्लो करेगा, करंट जीरो। करंट जीरो नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला, जीरो नाम की कोई चीजें होती नहीं। हाँ, ये जीरो कब होगा, जब आप आइडियल वोल्ट मीटर यूज करेंगे जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इस केस में आपका आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पूरा का पूरा ये 20 एम्पियर क्या होगा, इस बल्ब से फ्लो कर रहा होगा, कितना, 20 एम्पियर। अब ये 20 एम्पियर यहां से आएगा, यही 20 एम्पियर यहां से आएगा, और ये 20 एम्पियर को कौन मेजरमेंट करेगा, ये एम्पियर मेजरमेंट करेगा, ठीक है। अब ये करंट का मेजरमेंट कौन करेगा, ये एम्पियर कर लेगा। अब समझिए कि इसका रेजिस्टेंस वैल्यू हमने हाई क्यों लिया। इसका रेजिस्टेंस वैल्यू हमने हाई या इन्फिनिटी हमने इसलिए लिया क्योंकि इधर जो आपका करंट का वैल्यू आया वो क्या आया, जीरो आया, ताकि पूरा का पूरा करंट क्या हुआ, यहां से पास कर गया आपका 20 एम्पियर, इस 20 एम्पियर को ये आपका मेजरमेंट कर लिया। अगर यहाँ रेजिस्टेंस वैल्यू लो लेते हैं तो कुछ करंट इधर आ जाता है ना, कुछ करंट इधर आ जाता, तो ये एम्पियर जो आपने एमीटर लगाया है ये करंट का मेजरमेंट सही से नहीं कर पाता कि कितना करंट पास हो रहा है। तो यहां से जो बल्ब से जो करंट पास होगा कितना, 20 एम्पियर करंट पास होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने जो वोल्ट मीटर जो इंस्ट्रूमेंट लगाया है वोल्टेज मापने के लिए, उसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, बहुत ही हाई है।
अब समझिएगा, यहाँ पे जो एमीटर है इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, लो है, या मैंने जीरो ले लिया है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू जीरो है, ठीक है ना, यहाँ की रेजिस्टेंस वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वोल्टेज होगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई रुकावट ही नहीं है भाई, आर यहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं है, तो धक्का देने वाला यहाँ क्यों ही कोई आएगा, नहीं आएगा। यानी कि पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप कहाँ आएगा, इसी बल्ब में आएगा। तो इस बल्ब में आने के कारण पूरा का पूरा वोल्टेज इसी बल्ब में स्थानांतरित हो जाए, इसीलिए हमने इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या लिए, लो लिए, ताकि यहां से क्या होगा भाई, कोई रुकावट नहीं है, करंट आराम से पास हो जाएगा। क्योंकि इसको कोई रोकने वाला है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, पूरा का पूरा भी वोल्ट, अगर 10 वोल्ट का लगाया तो 10 वोल्ट का वोल्टेज यहीं पे क्या हो जाएगा, गिरेगा, जिसका मेजरमेंट कौन करेगा, ये आपका वोल्ट मीटर करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार मैं फ्रेश फिगर बना रहा हूं, अब देखिएगा ध्यान से। यहाँ आपका ये एक बल्ब है, यहाँ हमने सीरीज में एक एमीटर कनेक्ट कर दिया हूं, और इस प्रकार से हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है, ये आपका एक स्विच है, और हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया है। वोल्ट मीटर आपका ये पैरेलल में, यानी कि समानांतर क्रम में। अब हमें पता है यहाँ से जो आपकी करंट निकलेगी, ये आपका पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, यहाँ से आपका आई करंट निकलेगा, और सेम यहाँ पे आपका आई करंट आएगा। इसे दो रास्ते मिलेंगे, इधर चला जाएगा आपका I1 और इधर चला आएगा आपका I2। और ये I2 करंट जो आपका आ रहा होगा, ये I2 कितना होगा, जितना आई करंट। क्यों? क्योंकि ये जो वोल्ट मीटर है इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू हम लोग हाई ले लेते हैं, हाई होती है या फिर इन्फिनिटी, तो पूरा I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो है। तो यहाँ से जो आई करंट निकलेगा वो पूरा का पूरा ये I2 के फॉर्म में इस बल्ब से क्या होगा, पास करेगा, और ये पास करते हुए यहाँ इस एमीटर में आएगा। जो एमीटर क्या करेगा, करंट को मेजरमेंट कर लेगा। और इस एमीटर की रेजिस्टेंस वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, लो, या फिर हम लोग इसकी वैल्यू जीरो ले लेते हैं, जिससे यहाँ पे इस करंट को पास होने के लिए, जो करंट पास हुआ इसको करंट पास होने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, इसलिए यहाँ वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो जाएगा। और पूरा का पूरा जो वोल्टेज ड्रॉप है इस बल्ब में ही होगा। मान लीजिए 10 वोल्ट का बैटरी आपने लगाया, तो 10 वोल्ट का, तो ये 10 वोल्ट को मापने का कौन काम करेगा, ये वोल्ट मीटर। तो आपको ये समझ में आ गया क्यों इसकी वैल्यू हाई होती है और इसकी वैल्यू क्यों लो होती है, क्यों इसको सीरीज में जोड़ा जाता है, क्यों इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो एमीटर और वोल्ट मीटर का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइएगा। तो यानी ये दो पॉइंट आपका क्लियर हो गया, एमीटर और वोल्ट मीटर। यहां से आपका एक भी सवाल आप बनेगा तो आपसे छूटने वाला नहीं है। अब आगे टॉपिक में चलते हैं। देखिए ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया एमीटर और आपका वोल्ट मीटर। अब हम लोग बात करेंगे गैल्वेनोमीटर और इसके कन्वर्जन को। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे हम लोग। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले होंगे, अभी हम लोग देखने वाले होंगे गैल्वेनोमीटर को, ठीक है ना। अभी हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा हम लोगों का गैल्वेनोमीटर। क्या होगा हम लोगों का, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का पूरा नोट्स लिखा हुआ, एकदम टेंशन नहीं लेना इसके लिए कि आपका नोट्स वहाँ लिखा है कि नहीं। देखिए ये सब हम लोगों ने प्रैक्टिस किए थे प्रीवियस ईयर के। ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर का यहाँ पे कंसेप्ट, ठीक है ना, कंटेंट यानी कि कंसेप्ट। तो अभी हम लोग सीखने वाले कि गैल्वेनोमीटर क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर। तो चलिए अब गैल्वेनोमीटर हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं। देखिए गैल्वेनोमीटर की जब हम बात करेंगे तो जिस प्रकार से आपने देखा एमीटर के बारे में, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले गैल्वेनोमीटर हम लोग लिख ले रहे हैं, टॉपिक का नाम गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये समझिए कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या है। इसका भी काम है करंट का मेजरमेंट करना, यानी ये भी आपका क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। ये भी क्या है, आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि ये क्या है, आपका एक उपकरण है। ये उपकरण कैसा है, जो करंट का मेजरमेंट करता है। तो फिर आप कहेंगे कि अभी हमने एक पढ़ा है इंस्ट्रूमेंट के बारे, एमीटर के बारे में, ये भी क्या करता है, आपका करंट का मेजरमेंट करता है, यानी करंट को मापता है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है यहाँ पे देखिए, जो अगर सर्किट है, ठीक है ना, मान के चलते हैं यहाँ पे कोई भी एक सर्किट हम लोग बना रहे हैं इस प्रकार से। अब इस सर्किट से मान के चलते हैं कि 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे हमने एक एमीटर कनेक्ट कर दिया है। तो ये क्या करेगा, यानी कि जैसे इसको और भी अच्छे से हम बतलाते हैं, देखिएगा यहाँ पे हमने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया इस प्रकार से, और यहाँ पे हमने एमीटर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये इस प्रकार से ये हो गया आपका एमीटर। और एमीटर में क्या होगा, यहाँ पे इस प्रकार से रीडिंग रहेगा और यहाँ पे बीच में सुई रहेगी, ठीक है। तो सुई क्या होगी, रीडिंग बताएगा, ठीक है, कि कितना करंट है। मान के चलते हैं आई का वैल्यू यहाँ पे 10 एम्पियर है, तो ये क्या करेगा, रीडिंग दिखाएगा 10 एम्पियर पे जाके। तो आपको पता चल जाएगा, एमीटर को देखेंगे तो 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर इस करंट, इस सर्किट में बहुत ही वीक करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि 10 एम्पियर की जगह 0.1 माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर, यानी कि अगर बहुत वीक करंट अगर सर्किट में चल रही है, तो ये आपका एम्पियर, जो आपने जो एमीटर लगाया है, इसकी जो सुई है वो सुई 0 पे ही खड़ी रहती है। इस वीक करंट को ये क्या करता है, एमीटर मेजरमेंट नहीं कर पाता है। इसीलिए हम लोग यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर की।
तो गैल्वेनोमीटर का जो सुई होगा, अगर सबसे से कम वीक करंट भी अगर फ्लो कर रहा होगा इस सर्किट से 0.1 मिली एम्पियर, 0.2 माइक्रो एम्पियर, तो इसकी जो सुई है वो क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी अपने स्थान से, या तो लेफ्ट या राइट, जिस डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होगा। क्योंकि गैल्वेनोमीटर का काम एक तो वीक करंट को डिटेक्ट करना है यानी मेजरमेंट करना है, साथ के साथ उस करंट का ये डायरेक्शन भी बतलाती है। यानी आपने डिफरेंस समझ लिया एमीटर से आपका ये गैल्वेनोमीटर क्या अंतर रखता है। तो जो गैल्वेनोमीटर है ये क्या करता है, आपका वीक करंट को, ठीक है ना, वीक करंट को डिटेक्ट करता है एंड साथ के साथ उसके डायरेक्शन को भी बतलाता है। क्लियर है? तो यहां पे आप देखेंगे नोट्स में गैल्वेनोमीटर के बारे जो लिखा गया है, टू डिटेक्ट द वीक इलेक्ट्रिक करंट एंड देयर डायरेक्शन। क्लियर है? इसका कार्य दुर्बल वैद्युत धाराओं की उपस्थिति का पता लगाना है और उनकी दिशा को भी ज्ञात करना है। और अगला ही पॉइंट देखेंगे, इट इज मोर सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिक करंट देन एमीटर, यानी कि यह एमीटर की अपेक्षा वैद्युत धारा के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। क्यों? क्योंकि आपने अभी देखा जो एमीटर है वो माइक्रो एम्पियर करंट को क्या कर पाया, मेजरमेंट नहीं कर पाया, लेकिन ये आपकी जो गैल्वेनोमीटर है काफी ज्यादा संवेदनशील होता है, वो वीक से वीक करंट को भी क्या कर लेता है, उसके सुई में आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाती है, जिसको ये क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है कि कितना मिली एम्पियर, कितना माइक्रो एम्पियर, कितना वीक करंट फ्लो कर रहा है विथ डायरेक्शन। इसीलिए इट इज मोर सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिक करंट देन एमीटर, यानी कि यह जो है एमीटर की अपेक्षा वैद्युत धारा के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होता है। ठीक है, समझ में आया? यानी कि अगर कितना भी आपका मतलब अगर आपने सर्किट में एमीटर को कनेक्ट करके रखा हुआ है और उस सर्किट से अगर माइक्रो मिली एम्पियर में करंट फ्लो कर रही है, तो इस एमीटर की जो सुई है वो 0 का 0 ही रीडिंग शो करेगा। लेकिन अगर आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया और कितना भी मिली माइक्रो एम्पियर करंट अगर आपका फ्लो करेगा तो इसकी सुई क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में वो करंट फ्लो कर रही है। यहां तक चीजें क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए। और एक पॉइंट आप याद करिएगा, याद रखना है आपको कि आपसे ये पूछता है कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में। किसमें हम लोग इसको जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है जो आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि गैल्वेनोमीटर वर्क्स ऑन, यानी कि गैल्वेनोमीटर किस पर काम करता है, एसी पे, डीसी पे, बोथ या नन। इसको समझिए पहले। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि जब हम बात कर रहे होते हैं करंट की, है ना, करंट की यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये क्या होता है, हमने ये बताया था कि फ्लो ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ना। ये क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। ठीक है, इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, यानी कि एक निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉन का क्या होना, फ्लो करना ही क्या कहलाता है, करंट। तो एक निश्चित दिशा में कोई भी इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करती है तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डायरेक्ट करंट का नाम देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट, यानी इसे आप डीसी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं आप, डीसी कहते हैं। हमने क्या बोला था, करंट का हमने डेफिनेशन दिया था, क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, है ना, इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, यानी कि कोई एक फिक्स, यानी कि एक निश्चित दिशा में जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो करती है तो आप उसे क्या कहते हैं, करंट। लेकिन एग्जैक्ट हम उसे क्या नाम देते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं डीसी। लेकिन जब अगर बात किया जाए, एक होता है आपका अल्टरनेटिव करंट, ठीक है ना, एक होता है आपका अल्टरनेटिव करंट जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सारा कंटेंट लिखा हुआ नोट्स में, एसी, यानी कि इसे हम कहेंगे अल्टरनेटिव करंट। तो अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है, जो आपकी इलेक्ट्रॉन होती है ना, आपकी जो इलेक्ट्रॉन होती है इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करती है, इसमें इलेक्ट्रॉन आपका वाइब्रेट करती है ना, वाइब्रेट करेगी या फिर क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। वाइब्रेट करना मतलब कि ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि आपका एक इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, अपने इस पोजीशन पे क्या करेगी, अप, फिर आएगी यहाँ पे अपने ओरिजिन स्पेस में, फिर से ये जाएगी डाउन, फिर से ये आपकी आएगी इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका एक साइकिल। इसी को हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऑसिलेशन, यानी हो गया ये आपका एक साइकिल। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है देखिएगा, ये जो आपका ये इलेक्ट्रॉन ये ऊपर गया, यानी कि इस प्रकार से ये आपका यहाँ पे आया, ऊपर आया, फिर ये आपका इलेक्ट्रॉन ये नीचे आया, यानी कि अब यहाँ से ये पाथ को नीचे आकर के ये यहाँ आ गया, फिक्स इसी पॉइंट में आ गया। अब यही इलेक्ट्रॉन फिर से नीचे गया, ये इलेक्ट्रॉन जो है अब ये आपका यहाँ से नीचे आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर से क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये देखिए फिर से ये इलेक्ट्रॉन ऊपर आके अपने ओरिजिन स्पेस में आ गया। तो ये हो गया आपका एक साइकिल। आप इसको एक साइकिल कहते हैं और इसे आप कहते हैं वन वाइब्रेशन, यानी कि एक कंपन। यानी जो आपका अल्टरनेटिव करंट है, यानी कि जो उसको आप कहते हैं एसी, जो आपको ट्रांसफार्मर से, यानी आपके घर में जितने भी इक्विपमेंट है,
चाहे टीवी हो, फ्रिज हो, फैन हो, बल्ब, ये सारे कौन से करंट से चल रही है, डीसी करंट से या एसी करंट से। तो ट्रांसफार्मर से आपको कौन सा करंट आ रहा है, तो भाई वो एसी करंट आ रही होती है ना। एसी करंट कहने का मतलब क्या होती है कि वो करंट में वो क्या होगा, करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन है नहीं है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा, यानी कि ऑसिलेशन कर रहा होगा, यानी कि ऑसिलेट कर रहा होगा अपने पोजीशन में। लेकिन जब बात करेंगे डीसी करंट की, तो जो आप इन्वर्टर देखते हैं ना, तो इन्वर्टर से क्या होता है आपका, सॉरी इन्वर्टर तो आपको डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, खैर उसको छोड़िए। जो आपकी बैटरी है, यानी जो आपका आप जो बैटरी को देखते हैं ना, तो बैटरी क्या होता है, बैटरी से आपको कौन सा करंट मिलता है, डीसी करंट मिलता है। यानी बैटरी के केस में जो आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्लो करता है एक फिक्स डायरेक्शन में। तो जब भी हम लोग सर्किट बना रहे थे, तो सर्किट में आपको जो मैंने बैटरी यानी कि जो लगा दिया ये बैटरी, तो इसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगती है। अब एक बात और ये बताइए कि अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट। यहां तक चीजें क्लियर है, ये भी आपको पता है, ये सब हमने करवा रखा है। यानी आपने अभी ये समझ लिया एसी डीसी का कंसेप्ट। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ फिक्स डायरेक्शन, यानी कि एक निश्चित दिशा में। जैसे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, 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 तो अभी करंट इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन यही चारों इलेक्ट्रॉन है ना, इस प्रकार से एक फिक्स डायरेक्शन में इस साइड से या फिर इधर आने लगे, या फिर ऊपर ही सारा चले जाए, या फिर नीचे ही, या इस प्रकार से एरोड एक निश्चित दिशा में फ्लो करने की, तो अगर हम उसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट करंट। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आपका वाइब्रेट करने लगे या ऑसिलेट करने लगे, तब वहां पे कौन सा करंट इंड्यूस होगा, अल्टरनेटिव करंट। ये आपको समझ में आ गया, एक वाइब्रेशन और एक साइकिल का भी कंसेप्ट, ठीक है। अब एक पॉइंट आपको याद रखना है कि आपके घरों में कौन सा करंट आता है, तो आपके घरों में अल्टरनेटिव करंट आती है। तो अल्टरनेटिव करंट आ रही है, यानी कि जो उसमें इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा। तो याद रखिएगा, एक पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पे एक टर्म आपको मिलेगा फ्रीक्वेंसी के बारे में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यानी कि इसे हम कहते हैं हिंदी में आवृत्ति, जिसकी एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज, HZ जिसको लिखते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। ये हमने बहुत डिटेल पढ़ाया है। अब फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, याद रख समझिएगा इसको। यानी कि फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि एक सेकेंड में, ठीक है ना, एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कितना वाइब्रेशन किया है या फिर कितना ऑसिलेशन किया है, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे कि अगर बात किया जाए, अगर मैं लिख दूं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 20 हर्ट्ज है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हुआ है, 50 बार क्या किया है, ऑसिलेशन, यानी कि 50 साइकिल कंप्लीट किया या 50 वाइब्रेशन कंप्लीट किया है। क्लियर है। अब यानी कि मैंने लिखा है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या है कि कितना ऑसिलेशन, 20 ऑसिलेशन होगा या फिर 20 वाइब्रेशन। 20 ऑसिलेशन कहने का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि ये हो गया आपका एक ऑसिलेशन, यानी एक साइकिल ये हो गया, ठीक। इसके बाद फिर से आइए, ये हो गया आपका दूसरा साइकिल। क्लियर है। इसी प्रकार आप आगे चलेंगे तो ये हो गया आपका तीसरा साइकिल। क्लियर है। यानी ये आपका तीसरा साइकिल हुआ, ये आपका दूसरा साइकिल हुआ, ये आपका पहला साइकिल हुआ, डॉट डॉट इस प्रकार से 20 साइकिल चलेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कितना बार चेंज हो रहा है, एक बार, एक साइकिल में एक बार ऊपर है और एक बार क्या है, नीचे है ना। यानी ये वही प्लेस है, यानी इलेक्ट्रॉन एक बार ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से ओरिजिन स्पेस में, फिर से ये नीचे गया, फिर से ओरिजिन स्पेस में। वाइब्रेशन का केस का ये मैंने फिगर बनाया। यानी एक साइकिल में, ध्यान से देखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है, एक साइकिल में जो अल्टरनेटिव करंट है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने बार डायरेक्शन चेंज किया, तो देखिए एक बार ऊपर है और एक बार नीचे, एक साइकिल में, यानी कि 2 बार डायरेक्शन चेंज होती है। कितनी बार चेंज होती है, 2 बार, 2 टाइम्स डायरेक्शन चेंज होती है। तो अगर 20 हर्ट्ज है तो 20 हर्ट्ज मतलब क्या हो गया, 20 साइकिल, यानी 20 वाइब्रेशन, यानी 20 गुना 2, यानी कितने बार डायरेक्शन चेंज होगी, 40 बार। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि आप तो पहले एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो हमारे घरों में जो अल्टरनेटिव करंट आ रही होती है इंडिया में, मैं बता रहा हूं कि उसमें जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। यानी इंडिया में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, यानी जो इंडिया में इलेक्ट्रिक करंट आ रही है, यानी कि जो अल्टरनेटिव करंट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन करेगा, 50 ऑसिलेशन करेगा। ये फिक्स होता है कंट्री बाई कंट्री। यानी एक इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में कितना बार वाइब्रेशन करेगा, कितना साइकिल कंप्लीट करेगा या कितना ऑसिलेशन करेगा, 50। तो हमें ये बताइए कि ये कितने बार डायरेक्शन चेंज करेगा एक सेकेंड में, तो 50 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितने बार इसका डायरेक्शन चेंज होगा, 100 बार। ये आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। यहां तक चीजें क्लियर है।
हमारे घरों में जो वोल्टेज सप्लाई होता है वो कितना, ये तो आप सभी को पता होगा, 220 वोल्टेज सप्लाई होती है। ये सब क्वेश्चन पूछता है। चलिए यहां तक चीजें क्लियर है। ये हमने क्यों बताया, इसीलिए बताया क्योंकि ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है, जो अभी आप गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, वीक करंट, ये तो आप समझ लिए वीक करंट, और इसके साथ साथ एक पॉइंट और लिखा है, इसके डायरेक्शन को भी बतलाता है। यानी ये आपका गैल्वेनोमीटर है, अगर गैल्वेनोमीटर की सुई अभी यहाँ पे 0 रीडिंग शो कर, यानी कि कोई भी करंट फ्लो नहीं करी, मान के चलते हैं यहाँ पे इसे सर्किट से लगा हुआ है और यहाँ से कोई भी करंट आपकी फ्लो की है, माइक्रो से मिली एम्पेयर कितना भी करंट, तो ये क्या हुआ आपका, ये डायरेक्शन इस प्रकार से शो किया, ठीक है, 0.2 मिली एम्पियर, और ये डायरेक्शन दिखा रहा है। इट मीन्स क्या, करंट का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स राइट है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, जस्ट अपोजिट टू करंट क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ये भी पॉइंट याद है। तो यहां तक चीजें समझ में आई, गैल्वेनोमीटर का पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब आइए यहां से जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन के लिए इतना काम किया गया कि गैल्वेनोमीटर वर्क्स ऑन, गैल्वेनोमीटर किस पर काम करेगा, एसी पे या फिर डीसी पे। तो आप एक चीज को कंसेप्चुअली सोचिए कि गैल्वेनोमीटर अगर अल्टरनेटिव करंट पे काम करता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होती है वो क्या होती है, वाइब्रेट करती है ना, वो क्या होगी, वाइब्रेट करेगी या फिर ऑसिलेट करेगी। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का पोजीशन है तो एक बार ऊपर जाएगी, फिर ये नीचे आएगी, देन अपने ओरिजिन स्पेस के बाद फिर से ये नीचे आएगी और फिर ये ऊपर जाएगी, है ना। यानी कि ये आपका एक साइकिल ये हो गया। तो अब जैसे इंडिया में आपने देखा जो अल्टरनेटिव करंट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी वैल्यू वो क्या है, 50 हर्ट्ज है। तो अब ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है ना, ये गैल्वेनोमीटर है, और कोई भी करंट अगर फ्लो किया होगा तो उस करंट को क्या करेगा, ये डिटेक्ट कर लेगा, मिली से मिली, माइक्रो से माइक्रो एम्पियर को। तो इस सुई को क्या करना पड़ेगा, 1 सेकेंड में कितना बार डायरेक्शन को चेंज करना होगा, इसको कितना बार डिफ्लेक्शन होगा, 1 सेकेंड में इसमें 100 बार डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो बताइए अगर ये सुई 1 सेकेंड में 100 बार डिफ्लेक्ट करेगी तो क्या ये गैल्वेनोमीटर प्रॉपर वे में काम कर पाएगा, क्या ये सुई सही तरह से टिके रहेगी। 1 सेकेंड में 100 बार समझिए क्या करना, डिफ्लेक्ट करना, क्या ये पॉसिबल है, नहीं। इसलिए आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो एसी के ऊपर काम नहीं करता है, गैल्वेनोमीटर काम करता है आपका डीसी के ऊपर, क्योंकि डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। क्लियर है। तो ये भी आपको उत्तर मिल गया कि आपका जो गैल्वेनोमीटर है किसके ऊपर काम करता है, आपका डीसी के ऊपर। सही उत्तर है डीसी। यहां पे लिखा गया है गैल्वेनोमीटर वर्क्स ओनली ऑन डीसी। और कैपेसिटर के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो कैपेसिटर वर्क करती है आपकी अल्टरनेटिव करंट में। यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं, ये बताइएगा भाई। अगला जो है पॉइंट वो हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन। यानी कन्वर्जन क्या है पहले इसको समझिए। कन्वर्जन में यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहला कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। इसका मतलब क्या है पहले समझिए। कन्वर्जन कर रहे हैं आप किसका, गैल्वेनोमीटर को, गैल्वेनोमीटर का, यानी कि गैल्वेनोमीटर को आप कन्वर्ट कर रहे हैं। तो गैल्वेनोमीटर का पहला प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है वीक करंट को डिटेक्ट करना और साथ के साथ उसके डायरेक्शन को बताना। लेकिन आप इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करना चाह रहे हैं एमीटर की तरह। एमीटर की प्रॉपर्टी क्या है, इसका काम क्या है, स्ट्रॉन्ग करंट का मेजरमेंट करना, है ना। यानी आप चाह रहे हैं कि इस गैल्वेनोमीटर से स्ट्रॉन्ग करंट का भी मेजरमेंट कर ले। लेकिन गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, गैल्वेनोमीटर का काम है वीक करंट को मेजरमेंट करना। तो हम कैसा एक सर्किट, एक अरेंजमेंट बनाए जिससे कि ये गैल्वेनोमीटर एक एमीटर की तरह काम कर ले, यानी कि स्ट्रॉन्ग करंट का भी मेजरमेंट कर ले। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। पहले ये समझिए भाई, हम लोग रट लेते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर में हम क्या करेंगे, एक लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा देंगे जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, काफी लो होनी चाहिए, और उसको हम समानांतर क्रम में लगाएंगे, बस यहां से खत्म। नहीं, पहले ये समझिए कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। हो क्या रहा है कि गैल्वेनोमीटर की प्रॉपर्टी है वीक करंट को डिटेक्ट करना, लेकिन आप इसको कन्वर्जन करना चाह रहे हैं, यानी कि एक कमजोर व्यक्ति है और उसको आप बनाना चाह रहे हैं एक मजबूत व्यक्ति की तरह। यानी ये जो स्ट्रॉन्ग करंट का मेजरमेंट 10 एम्पियर का जिसका आप ये मेजरमेंट कर सकता है, लेकिन ये मिली माइक्रो एम्पियर करंट का मेजरमेंट करती है। तो आप एक ऐसा अरेंजमेंट कन्वर्जन करिए कि जिससे ये आपका जो कमजोर जो आदमी है ये स्ट्रॉन्ग आदमी की तरह काम करने लगे, यानी कि ये गैल्वेनोमीटर एक एमीटर की तरह काम करने लगे। समझ में आया कन्वर्जन कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो अभी एक ये कन्वर्जन देखेंगे, कन्वर्जन और गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, और अगला कन्वर्जन होगा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। यानी कि जो गैल्वेनोमीटर है उसको आप कैसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो अरेंजमेंट आपको बतलाना है। तो सबसे पहले हम लोग इस अरेंजमेंट को समझते हैं। तो इससे पहले हम लोग यहाँ स्पेस क्रिएट कर ले रहे हैं इस दोनों कन्वर्जन को समझने के लिए, और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ठीक है।
चलिए यहाँ से हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं भाई। देखिए सबसे पहले एक चीज़ हमें ये बताइए, हमें आपको एक चीज़ बतलाना होगा आपको कि अगर मैं आपसे सीरीज़, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये हो गया आपका सीरीज़ और ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आप दोनों केस में हमें ये बताइए जो आपका आर इक्विवेलेंट आएगा इसमें और आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट आता है इसमें कैसे हम लोग निकाल रहे थे R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 करके, यानी कि N इंटू आर कर रहे थे ना। और इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, वन, अगर यहाँ पे हमें आर इक्विवेलेंट निकालना था तो हम यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कैसे निकाल रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ हम लोग कर रहे थे 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट डॉट डॉट, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, आर इक्विवेलेंट यहाँ पे कैसे निकाल रहे थे, R अपन N करके, है ना। R अपन N करके, अब 2 था तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, R1 इंटू R2 बाई, और दोनों का हम लोग सम कर ले रहे थे। यानी इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, समेशन, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा। तो जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा। यानी कि 2 से 2 मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या वैल्यू आएगा, 2 आएगा। और जब मैं डिवाइड करूंगा 2 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, वैल्यू 1 आएगा। यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा, मिनिमम। कहना क्या चाहते हैं सर, कहना ये चाहते हैं कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उससे जो रेजिस्टेंस की जो इक्विवेलेंट वैल्यू जो निकलेगी वो क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। यानी अगर हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन फॉलो करेंगे। और अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉलो करते हैं तो इससे जो आपका आर इक्विवेलेंट वैल्यू आएगा वो मिनिमम आएगा। यानी कि अगर आपको मिनिमम चाहिए रेजिस्टेंस वैल्यू तो आप क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ स्पेस ले लिया जाए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आपका जो कन्वर्जन है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कन्वर्जन का नाम, यानी कि आपका जो ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है ना, ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, एमीटर में, ठीक है। अब आपको इसका एक अरेंजमेंट तैयार करना है। तो देखिए इसके अरेंजमेंट हम लोग तैयार कर रहे हैं। ये हो गया आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये क्या हो गया आपका गैल्वेनोमीटर, ये हो गया आपका गैल्वेनोमीटर। और इस गैल्वेनोमीटर के साथ मैं एक लो रेजिस्टेंस का एक वायर कनेक्ट कर दिया हूं, ठीक है। मैंने क्या कर दिया हूं भाई, ये आपका एक वायर है जो सबसे लो रेजिस्टेंस का, ठीक है ना, जिसको हम क्या कर रहे हैं, लो रेजिस्टेंस। और इसी को हम लोग नाम दे देते हैं संट भी। अगर एग्जाम में कहीं मिल जाए संट तो परेशान मत होइएगा, बाकी संट बहुत डिटेल है, इतना हमें डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। इसे ही हम क्या नाम दे देते हैं, संट की, ठीक है, इसे ही हम क्या नाम देते हैं, संट। हमने क्या बोला, देखिए हमने ये जो आपका अरेंजमेंट तैयार हुआ है, ठीक है ना, ये जो आप अरेंजमेंट देख पा रहे हैं, ठीक है, ये आपका अरेंजमेंट तैयार हो गया है गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर में। यानी ये अरेंजमेंट आपका तैयार हो गया है। यानी ये अब कैसा काम करेगी, यानी आपका ये जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, अब इस प्रकार से जब आपने इसके साथ एक लो रेजिस्टेंस का वायर कनेक्ट कर दिया तो ये अब आपका किस प्रकार से काम करेगा, एमीटर की तरह काम करेगा, ठीक है। ये तो अरेंजमेंट आपने देख लिया, लेकिन अब इस चीज को समझिए थोड़ा सा। हमने क्या कहा सर, ये आपका जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के साथ हमने एक लो रेजिस्टेंस का हमने ये पूरा वायर कनेक्ट कर दिया, जिसको हम क्या कर रहे हैं, संट कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों, इसको समझिएगा। जैसे कि इससे यहाँ पे मान के चलते हैं कि 20 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, ठीक है ना, 20 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। अब इसकी क्या है, रेजिस्टेंस वैल्यू लो है, सबसे निम्न है, क्लियर है। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे आए, सबसे निम्न है ये रेजिस्टेंस, और ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर, इससे भी इसका रेजिस्टेंस वैल्यू निम्न है। तो भाई सिंपल सी बात है, 20 तो लोग किधर जाना पसंद करेंगे, जहां पे रुकावट कम है, रुकावट कम है तो भाई इधर मैक्सिमम करंट आ गया है, मान के चलते हैं 19.8 एम्पियर इधर आ गया है, और इधर कितना फ्लो किया है, 0.2 एम्पियर। और ये गैल्वेनोमीटर क्या है, वीक करंट को ही मेजर करता है। अगर यहाँ पे अधिक करंट आ जाता, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, तो ये क्या होता है, गैल्वेनोमीटर खराब, क्योंकि ये वीक करंट को ही डिटेक्ट कर सकता है। तो इसको क्या कर लेगा, इस गैल्वेनोमीटर इस करंट को, ये जो आपका 20 एम्पियर करंट आ रहा था, अगर ये 20 एम्पियर को डायरेक्ट हम इस गैल्वेनोमीटर से पास कराते तो ये गैल्वेनोमीटर इस करंट को मेजरमेंट नहीं कर पाता। इसलिए हमने क्या किया, एक लो रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। और ये कैसे कनेक्ट किया हूं, क्योंकि कैसे कनेक्ट किया हमने, पैरेलल में, यानी कि समानांतर में। क्यों, अब आपको समझ में आएगा क्यों, क्योंकि पैरेलल की केस में ही हमें क्या होती है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मिनिमम मिलती है। हमें क्या चाहिए, रेजिस्टेंस मिनिमम चाहिए, और मिनिमम करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको पैरेलल में जोड़ दिया। तो क्या हो गया, और भी वैल्यू मिनिमम हो गई आर की वैल्यू, जिससे क्या हुआ, करंट, मैक्सिमम करंट इधर से फ्लो कर गया, ठीक है।
अब यहाँ पे मान के चलते कोई बल्ब कनेक्ट हुआ तो यहाँ से फिर आपका 20 एम्पियर का करंट फ्लो कर जाएगा इस बल्ब से। तो देखिए ये आपका 20 एम्पियर किसके बराबर है, यानी कि ये गैल्वेनोमीटर ये 0.2 एम्पियर करंट का मेजरमेंट किया। यानी कि जिस प्रकार से चावल बना रहे होते तो आप 2 दाना निकाल करके ही पूरे चावल के बारे जानकारी ले लेते हैं, उसी प्रकार ये 0.2 एम्पियर के डायरेक्शन को भी पता कर लिया आपने और उसके वैल्यू को भी माप लिया, यानी कि आपने कुल मिलाकर 20 एम्पियर की जानकारी ले ली है। यानी कि स्ट्रॉन्ग करंट का आपने क्या कर लिया, जानकारी ले लिया। यानी कि स्ट्रॉन्ग करने का मतलब आपने एमीटर की तरह आपने ये अरेंजमेंट को क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे ये समझ में आया। अब यहाँ पे आइए इस पॉइंट को, अब आपको समझना कुछ भी नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने समझ लिया अच्छे से। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये अरेंजमेंट क्या होगा, एमीटर की तरह काम करेगा। ये अरेंजमेंट मतलब एक लो रेजिस्टेंस का हमने क्या कर दिया, वायर यानी जिसको शंट कर रहे हैं हमने कनेक्ट कर दिया। कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्यों किया ये आपको मैंने समझा दिया। तो व्हेन वी कनेक्ट यानी कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, वी कनेक्ट अ लो रेजिस्टेंस वायर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विथ गैल्वेनोमीटर, देन दिस कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक एन एमीटर। जब एक निम्न प्रतिरोध का तार गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो यह संयोजन एमीटर की तरह कार्य करता है। ठीक है। अब देखिए इसको आपको कोई चीज को रटना नहीं है। कैसे, अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया। चलिए क्वेश्चन से पहले अगला हम लोग कन्वर्जन देखते हैं। अगला कन्वर्जन है गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर। ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर का कन्वर्जन हम लोग देखते हैं। गैल्वेनोमीटर ये हो गया आपका, गैल्वेनोमीटर से आपको कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके अरेंजमेंट को अब हम लोग सीखते हैं। अब याद करिए हमने वोल्ट मीटर के बारे में क्या बताया था। वोल्ट मीटर एक हमने आगे वर्ड यूज किया था आइडियल वोल्ट मीटर, यानी आदर्श वोल्ट मीटर, यानी कि बहुत अच्छा है ये वोल्ट मीटर। कब, जब इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, है ना। यानी कि रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो गया, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कब मिलेगी, जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे गैल्वेनोमीटर के साथ, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है और ये गैल्वेनोमीटर के साथ हम एक हाई रेजिस्टेंस की, ठीक है ना, ये रहा आपका। इस बार ये जो हमने वायर यूज किया ये आपका हाई रेजिस्टेंस का हमने क्या कर लिया, वायर यूज कर लिया। और ये किस में यूज किया है, सीरीज में। तो ये जो आपका अरेंजमेंट तैयार हुआ है ना, ये जो आपका अरेंजमेंट तैयार हो गया है, ये कौन सा अरेंजमेंट तैयार हो गया, ये आपका वोल्ट मीटर का अरेंजमेंट तैयार हो गया है। समझ में आया। हमने यहाँ क्या किया, कुछ नहीं है भाई, एकदम सिंपल है। गैल्वेनोमीटर को अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसे सिंपल है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो वोल्ट मीटर कब अच्छा होता है, जब रजिस्टेंस, आइडियल वोल्ट मीटर होता है ना, आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होनी चाहिए। इन्फिनिटी मतलब क्या ना, रेजिस्टेंस वैल्यू मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा, जब हम उसे सीरीज में जोड़ेंगे। तो ये आप किस में जोड़ दिए, लो हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में आपने जोड़ दिया। ठीक है ना, किस में जोड़ दिया है, सीरीज में जोड़ दिया। देखिए यहां पे वही नोट्स में लिख दिया गया है कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे आपका क्या किया गया है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है और इसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस का, और सीरीज में हमने इसको जोड़ दिया। तो इतना जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये क्या करेगा, वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा। When we connect a high resistance wire in series combination with galvanometer, then this combination behaves like a voltmeter. जब एक उच्च प्रतिरोध का तार गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो यह संयोजन वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है। अब देखिए, अब इसको आराम से कैसे चीजों को एग्जामिनेशन में बनाएंगे। कोई भी चीज याद नहीं करना है हमें। गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, एमीटर में। ठीक है, एक है ये, और एक हमें कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में। ठीक है, इससे पहले भी एक चीज और, ये है आपका एमीटर और ये है आपका वोल्ट मीटर। ये अब आइए सब कुछ मैं रिवाइज करवा रहा हूं। ये क्या करेगा, आपका करंट का मेजरमेंट करेगा, ये आपका वोल्टेज का मेजरमेंट करेगा। इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होनी चाहिए, याद करिए, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होनी चाहिए, एमीटर की रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। और आइडियल के केस में क्या हो जानी चाहिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। और इसको हम लोग किस में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। क्लियर है भाई। एमीटर को हम लोग किस में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। वोल्ट मीटर में आपने क्या याद किया था, इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इसकी हाई होती है, और आइडियल के केस में क्या हो जाती है, इन्फिनिटी होती है। और इसको हम किस में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। अब ये बताइए इसको हम सीरीज में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि एमीटर किसको मेजरमेंट करता है, करंट को। करंट कांस्टेंट किसमें, सीरीज में। वोल्ट मीटर किसको मेजरमेंट करता है, वोल्टेज को। वोल्टेज किसमें कांस्टेंट होता है, पैरेलल में। अच्छा, बहुत अच्छा, यानी आइडियल केस में रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होती है, सबसे उच्च। और एमीटर की रेजिस्टेंस वैल्यू मिनिमम, और आइडियल एमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस वैल्यू 0। क्लियर है, ठीक है। अब आइए यहां पे, जब बात होगी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने का, यानी कि
अच्छा एमीटर की जब हम बात करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगा, जीरो, यानी आइडियल एमीटर की वैल्यू क्या होगी, जीरो। यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, आपको चाहिए मिनिमम, यानी आप मिनिमम रेजिस्टेंस का एक वायर लेंगे और उसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो वोल्ट मीटर में कैसा वोल्ट मीटर अच्छा होता है, जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू इन्फिनिटी यानी कि हाई हो, यानी ये हो गया आइडियल केस, यानी कि सबसे हाई होना चाहिए। अब रेजिस्टेंस वैल्यू हाई कब होगा, जब हाई रेजिस्टेंस वायर का आप उसको क्या करेंगे, उसको गैल्वेनोमीटर के साथ उसको सीरीज में जोड़ देंगे। क्लियर है। अब आइए इस क्वेश्चन को आप फटाफट बना पा रहे होंगे, देखिएगा पूछा गया क्वेश्चन है एलपी में ये आपका, अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग विथ इट अ गैल्वेनोमीटर को किसके साथ, ठीक है ना, एक गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर एक एमीटर में परावर्तित किया जा सकता है। यानी यह कन्वर्जन किसका पूछा गया, गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना, एमीटर में कन्वर्ट करना। तो एमीटर में कन्वर्ट करना है तो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होनी चाहिए, लो, यानी कि निम्न होनी चाहिए। और अगर निम्न चाहिए रेजिस्टेंस वैल्यू तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे, समानांतर यानी कि पैरेलल में। तो सबसे पहले तो देखिए हाई जो है इसको हटा दीजिए, ये भी हाई रेजिस्टेंस है, ये हट जाएगा, यानी ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया। अब बात करेंगे लो की, ये रहा लो, ये रहा लो। लो रेजिस्टेंस, अब लो हमें कहाँ मिलेगा, सीरीज में मिलेगा या पैरेलल में मिलेगा, तो सिंपल सी बात है भाई, हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में लो रेजिस्टेंस मिलती है। तो एमीटर का समझ में आया कैसे कन्वर्जन, क्लियर है कि नहीं, कोई चीज रटना नहीं। एमीटर कहने का मतलब क्या है, एमीटर करंट का मेजरमेंट करता है, करंट कांस्टेंट सीरीज में होती है, इसलिए हम एमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं। और एमीटर की रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम, आइडियल एमीटर जीरो। तो अगर मिनिमम लो रेजिस्टेंस, ये पॉइंट हमें मिल गया है, और लो हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू कहाँ मिलती है, पैरेलल में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग, यानी कि क्या जोड़ें कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है, यानी कन्वर्जन है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में। तो जो आप वायर यूज करेंगे, जो संट वायर यूज करेंगे, उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो अच्छा वोल्ट मीटर क्या है भाई, पहले तो वोल्ट मीटर वोल्टेज का मेजरमेंट करता है, इसको वोल्टेज की यानी कि कांस्टेंट किसमें होता है, पैरेलल में, यानी कि इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और आइडियल जो वोल्ट मीटर होती है उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू इन्फिनिटी होती है, यानी कि हाई होती है, तो हाई रेजिस्टेंस वैल्यू होगी। यानी कि जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया। अब यहाँ पे देखेंगे हाई रेजिस्टेंस वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिया गया है हाई रेजिस्टेंस बी में भी और ए में भी, ये दोनों ऑप्शन सही अभी तक। लेकिन हाई रेजिस्टेंस हमें कहाँ मिलेगा, हाई रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, जब गुना होगा या जोड़ेंगे चीजों को, जोड़ते कहाँ है, सीरीज में, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे भी सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। देखिए ये आपका पूरा हो गया कंसेप्ट यहाँ पे। अब आगे हम लोग देखेंगे कुलाम्स लॉ, ठीक है, कुलाम्स लॉ नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे और साथ के साथ ट्रांसफार्मर करके खत्म कर लेंगे हम लोग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को पूरा फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर, देन मैग्नेटिज्म, यानी एक क्लास लगी जाएगा, इसलिए ट्रांसफार्मर के साथ हम लोग कुलाम्स लॉ देख लेंगे। तो कुलाम्स लॉ देखेंगे, स्टार्ट करेंगे, और ट्रांसफार्मर स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ही पार्ट बचा हुआ, लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो रखी है। तो ये समझ में आया कि नहीं भाई, ये बताइएगा। देखिए हमने क्या बोला था आपको, ये नोट्स आपका अपलोड हो जाएगा एप्लीकेशन में। ये हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ें खत्म कर ली है, क्या क्या, देखिए ये हमने एमीटर का पार्ट पूरा खत्म कर लिया है, वोल्ट मीटर खत्म कर लिया, गैल्वेनोमीटर का पूरा कन्वर्जन भी, ये पार्ट पूरा खत्म है। ये हम लोग बच गया इन्वर्टर, सिंपल सा बात है भाई, वो डीसी को क्या करता है, एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, तो वो हम लोग देख लेंगे, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है इन्वर्टर के बारे में, ठीक है ना। डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, यहाँ आप लिख लीजिए इसके बारे में लिखना, तो ये क्या करता है, डीसी को, ठीक है ना, एसी में कन्वर्ट करता है। यानी जो आपकी बैटरी है, बैटरी से कौन करंट मिलता है, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एसी मतलब क्या होता है, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डीसी करंट हमें बैटरी से मिली है, तो इस डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ये आपका इन्वर्टर। घर में इन्वर्टर यूज करते हैं ना, तो जो बैटरी से हमें कौन सा करंट मिला भाई, बैटरी से हमें करंट मिला है डीसी करंट। तो सिंपल सी बात है ना, अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो घर है यानी आपका जो होम है, और यहाँ पे है आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ, तो यहाँ से आपके घर में कौन सा करंट आ रहा है, ट्रांसफार्मर से, वो आपका करंट आता है अल्टरनेटिव करंट है। लेकिन जब लाइन कट गया तो आपके घर में क्या लगा हुआ है, आपका इन्वर्टर। तो उसमें क्या होता है, एक है आपकी बैटरी इसमें, ठीक है, ये है बैटरी मान के चलते हैं। तो बैटरी क्या कर रहा है, ये दे रहा है आपका डायरेक्ट करंट, लेकिन डायरेक्ट करंट से घर में सप्लाई होंगे तो क्या कोई भी इक्विपमेंट चलेगा, नहीं। तो अब क्या किया जाएगा, इस डीसी को एसी में कन्वर्ट किया जाएगा, और इस डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ये आपका काम करता है इन्वर्टर। और फिर ये एसी हमें घर में सप्लाई किया जाता है इस इन्वर्टर के द्वारा, ठीक है ना, इन्वर्टर। ठीक, तो समझ में आ गया इन्वर्टर का काम भी। अब कुलाम्स लॉ, और देन फिर हम लोग करेंगे क्या,
ट्रांसफार्मर, फिर मैग्नेटिज्म स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट खत्म, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से। तो भाई जो लगता है जिनको जुड़ना हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।